लकवा कितने प्रकार का होता है? देखिए, लकवा दो प्रकार का होता है। एक तो इस्केमिक स्ट्रोक, दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक उस स्थिति को कहते हैं जबकि ब्रेन में जो आर्टरीज या धमनियाँ जो ब्लड लेके जाती हैं हार्ट से ब्रेन के डिफरेंट एंड ऑर्गन्स में, उनमें अगर ब्लॉकेज हो जाए, वो अगर ब्लॉक हो जाएं, उस ब्लॉक होने से क्या होता है कि जिस ऑर्गन, जिस अल्टीमेट प्लेस पे ब्रेन की वो ब्लड लेके जाते हैं, वो हिस्सा जो है अफेक्टेड हो जाता है और वो डेड हो जाता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में ये होता है कि जो आर्टरीज या धमनियाँ जिनमें ब्लड जाता है वो फट जाती हैं और जो ब्लड होता है उसमें से बाहर निकल के ब्रेन के टिश्यू में इकट्ठा हो जाता है और वो प्रेशर डाल करके लकवा पैदा करता है। तो दोनों में थोड़ा सा कॉजेज़ दोनों के डिफरेंट हैं, दोनों की सेटिंग डिफरेंट है, दोनों को इलाज में भी थोड़ा फ़र्क है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में लकवा हो सकता है। सर, ये जो दो प्रकार के आपने बताए हैं, इसमें डिवाइस एक्शन होता है क्या? देखिए, इस्केमिक स्ट्रोक भी सब टाइप्स होते हैं उसके भी। एक तो एथ्रोथ्रोम्बोटिक स्ट्रोक होता है जो कि सबसे कॉमन होता है, जिसमें कि जो क्लॉट है वो वहीं ब्रेन की वेसल्स में, धमनियों में ही बनता है और वहीं उसको ब्लॉक कर देता है। दूसरा जो है वो एम्बोलिक स्ट्रोक होता है, जिसमें कि जो क्लॉट है वो बनता कहीं और है। जैसे अगर हार्ट का वॉल्व ख़राब है, हार्ट में अटैक हुआ है तो वहाँ पे बन सकता है। जो नेक वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड हार्ट से और ब्रेन में ले जाने का काम करती हैं, अगर वो उसमें प्लाक हो, उसमें ब्लॉकेड हो पार्शियल, तो वहाँ से क्लॉट डिसलॉज हो करके ब्रेन में जा सकता है। तो इसको एम्बोलिक स्ट्रोक बोलते हैं। और एक कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें अगर कुछ डिजीज़ होती हैं तो वो एम्बोलिक स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। इस्केमिक स्ट्रोक होता किस कारण से है? देखिए, कई कारण होते हैं इस्केमिक स्ट्रोक के। जैसे मैंने बताया, एथ्रोथ्रोम्बोटिक जो स्ट्रोक होता है वो तो एथ्रोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है ब्रेन की वेसल्स में, और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कई सालों से इसकी तैयारी चल रही होती है ब्रेन में। और कुछ लोगों में इसकी संभावना, ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, कुछ रिस्क फैक्टर्स की वजह से भी ये ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रोसेस रैपिड हो जाता है और धीरे धीरे नैरो डाउन होती जाती हैं आर्टरीज जो होती हैं, वो उनका जो डायमीटर है वो कम होता जाता है और छोटा सा भी अगर क्लॉट वहाँ आ जाए या वहीं बन जाए तो वो ब्लॉक हो जाती हैं। पर ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, कई सालों का जो प्रोसेस है वो होता है। और बाकी जो दूसरा एम्बोलिक स्ट्रोक है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को उस तरह की डिजीज़ या उस तरह की ससेप्टेबिलिटी है कि नहीं है। अगर किसी पेशेंट को वॉल्वुलर डिजीज़ है हार्ट की तो उसमें ये संभावना ज़्यादा रहती है। कुछ पेशेंट्स हाइपर कोगुलेबल स्टेट्स होते हैं, जैसे फीमेल्स, लेडीज़ होती हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर रहती हैं, उन्हें संभावना ज़्यादा रहती है। और हार्ट अगर कंजस्टिव हार्ट फेलियर है उसमें संभावना ज़्यादा रहती है। नेक वेसल्स में अगर आपका क्लॉट है और उसकी एक पर्टिकुलर फ्राइबल क्लॉट है या एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ज़्यादा अगर उसमें नैरोइंग है तो उसमें भी क्लॉट जो है ब्रेन में जाने की ब्लड फ्लो के साथ संभावना ज़्यादा रहती है। तो एक बार बताइए, क्या इन कारणों की रोकथाम से लकवे पर काबू पाया जा सकता है? जी बिल्कुल पाया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि लकवे को जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको, उससे लड़ने का, वो यही है कि उसको होने ना दिया जाए। और उसको होने ना देने के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट है कि आप रिस्क फैक्टर्स को पहचानें, आप में कितनी प्रबल संभावना है लकवा होने की, उसको पहचानें। उसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। आजकल इस तरह के पैरामीटर्स जिससे ये भी मालूम चल जाता है कि लकवा होने की संभावना कितनी प्रबल है आप में, तो वो अपनी सेल्फ असेसमेंट करवा करके, और जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको आप काबू करें। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो मॉडिफाइबल हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो नॉन मॉडिफाइबल हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को आप चेंज कर सकते हैं। और वो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आप में ब्लड प्रेशर है आप उसको पहचानें और उसका इलाज करवाएं, उसको कंट्रोल में रखें। अगर आप स्मोकर हैं, चाहे वो टोबैको आप च्यू करते हैं, चाहे स्मोकिंग करते हैं, तो उसको बंद करें। मोटापा अगर है तो उसका इलाज करवाएं। अगर डायबिटीज़ आप में है तो उसको कंट्रोल रखें,
अगर आप सेडेंट्री लाइफ है आपकी तो फिज़िकल एक्सरसाइज करें। फिज़िकल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अल्कोहल का सेवन करने से भी लकवे की संभावना बढ़ती है। तो ये सब जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो उनको आप पहचान करके उनको कंट्रोल करेंगे तो सब में तो नहीं, लेकिन हाँ 50% लोगों में लकवे को होने से बचाया जा सकता है और इसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। क्या सर ऐसा कोई सिस्टम है जिससे हम लकवे की आहट का वो भाप सकते हैं? जो कॉमन लकवे के सिम्टम्स हैं वो तो हम सब लोग जानते हैं। एक तरफ का हाथ पैर का कमज़ोरी होना, अधरंग भी बोलते हैं जिसको, लेकिन कुछ अनकॉमन सिम्टम्स हैं जिनको कि पहचानना ज़रूरी है। और पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि हम टाइम वेस्ट नहीं करें, उनको पहचानें और जल्दी से चिकित्सीय सुविधा जो है पेशेंट को, रोगी को उपलब्ध कराएं। एकदम से सडन विजुअल लॉस हो, स्पेशली आधे विजुअल फील्ड में, तो ये लकवे की तरफ इशारा करता है। सडन ऑनसेट फॉरगेटफुलनेस हो, एकदम से इंसान भूल जाए। सडन ऑनसेट बोलने में असमर्थ हो जाए या समझने में असमर्थ हो जाए। सडन ऑनसेट अगर उसको एकदम से हेडेक हो बहुत सीवियर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं लकवे की तरफ इशारा करती हैं। तो इनको जो कॉमन सिम्टम है वो तो सबको मालूम है और अनकॉमन सिम्टम्स को भी जो है पहचानना ज़रूरी है, जिससे कि लकवे के रोगी को टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। लकवे के बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? लकवे के बचाव के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर्स हैं, सबसे पहले तो उनको मॉडिफाई करना चाहिए। अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, डायबिटिक हैं, ओबेज हैं, तो उसको ट्रीट करवाएं। फिज़िकल एक्सरसाइज हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं हमारे कंट्री में। अब हालांकि ट्रेंड चेंज हो रहा है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल अगर है तो फिज़िकल एक्सरसाइज करें। उसके लिए आप चाहें तो प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से आपको फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है, अपनी कैपेसिटी, अपनी उम्र, अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से। उसके अलावा अगर आप में कोई डिज़ीज़ है जिसमें कि आपकी लकवा होने की संभावना बढ़ रही है, तो उस डिज़ीज़ को ट्रीट करवाएं, जिससे कि लकवा ना हो, और हो भी गया तो दोबारा ना हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो स्ट्रेस भी आजकल देखिए एक कारण होता है लकवे का, तो उसको भी आप डिफरेंट वेज एंड मीन्स से आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। उसके लिए भी अगर प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत अगर चाहिए तो आप उसको ले सकते हैं। लकवे का उपचार क्या है? लकवे का उपचार देखिए, आजकल लकवे का उपचार बहुत चेंज हो गया है पहले से। पहले लकवा का पेशेंट आता था तो हमारे पास बहुत ज़्यादा हथियार नहीं थे। हम लोग डिस्प्रिन, एस्प्रिन की टैबलेट देते थे और वेट करते थे कि ब्रेन जो है हील हो, रिकवर करे। लेकिन अब क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी अप्रूव हो गई है, जो कि एक गेम चेंजर है। इसमें 4.5 घंटे के अंदर अगर रोगी आता है तो आप उसको थ्रोम्बोलिटिक एजेंट दे सकते हैं और 1/3 केसेस में वो क्लॉट डिज़ोल्व हो जाता है। सब में तो नहीं होता, और उन पेशेंट्स की डिसेबिलिटी को बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है। और वो लोग अपने और अपनी फैमिली के लिए अगर सोल ब्लड अर्नर हैं तो आप सोचिए कि उनका कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स को बेनिफिट ज़रूर ऑफ़र करना चाहिए इस थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी का। वो तभी हो पाता है जबकि वो 4.5 घंटे में उस सेंटर पहुँचें जहाँ पे थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी दी जा सकती हो। उसके अलावा 6 घंटे के अंदर कुछ ऐसे सेंटर्स हैं हमारे देश में जो अब जिनकी संख्या बढ़ रही है। इंट्रा आर्टीरियल थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी भी दी जा सकती है, और मैकेनिकल क्लॉट रिमूवल कैथ लैब में ले जा कर के वो भी अब संभव है अगर 6 घंटे में रोगी आता है। ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में वो ड्यूरेशन जिसके के अंदर ये प्रोसीजर को किया जा सकता है वो बढ़े। हो सकता है ये 6 से 24 घंटे भी हो जाए कुछ सेलेक्टेड केसेस में। तो लकवे के उपचार की नई से नई विधाएं आ रही हैं, और किसी ज़माने में जबकि लकवे को ये माना जाता था कि इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आज आप देखें पिछले कुछ सालों में कितने सारे नए जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जिसमें कि स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस बहुत ज़्यादा है वो आ चुके हैं और वर्ल्ड वाइड यूज़ भी हो रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स जो हैं वो इक्विप्ड होते जा रहे हैं जहाँ पे कि इस तरह का एडवांस इलाज भी संभव हो।
मरीज का स्वस्थ होना किन बातों पर निर्भर करता है? देखिए, सभी लकवे के व्यक्ति स्वस्थ नहीं होते हैं, ये सही बात है। कुछ की मृत्यु भी हो जाती है, 10 से 15% की, डिफरेंट स्टेजेस पे। और उसके अलावा मोटे तौर पर आप पूछें तो 1/3 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो या तो ठीक हो जाते हैं या उनमें डिसेबिलिटी इतनी मिनिमल होती है कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं और अच्छे से अपना काम कर सकते हैं। 1/3 जो पेशेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी होती है, जो काफ़ी लंबे समय तक या उम्र भर निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं, अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग लंबे टाइम तक हॉस्पिटलाइज भी रहते हैं, और बाकी के बचे हुए पेशेंट हैं वो इन दोनों के बीच की स्थिति में रहते हैं। तो देखिए, लेकिन ये प्रतिशत जो है भविष्य में चेंज होने की संभावना है, क्योंकि जो नई विधाएं आई हैं ट्रीटमेंट की, इससे ऐसे रोगियों का प्रतिशत बढ़ेगा जिनको कि बिल्कुल ठीक किया जा सकता हो, और जिनके ठीक जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हों अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में।